हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब पे। तो जैसा कि अभी देख रहे हैं, बिहार पुलिस जो नेक्स्ट वैकेंसी आया था उसका भी डेट दे दिया गया है। उसे ही लेकर ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट जो इस मंथ में होने वाला है उसे कंप्लीट करवाया जा रहा है। आज जो होने वाला है वो टेस्ट नंबर 1 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं टेस्ट नंबर 1 से। फर्स्ट में क्वेश्चन बोला गया है, कौन सा निकाय संसद के अंग में शामिल है। पूछा गया है निकाय संसद के अंग में सम्मिलित है कौन सा। अगर बात किया जाए संसद का, तो संसद का वर्णन भाग 5 में अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 79 में किया गया है। 79 में किया गया है संसद का। संसद के 2 सदन होते हैं। अगर बात किया जाए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सदन का तो 2 सदन है, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। वही अगर बात किया जाए संसद के अंग का यानी कि पार्ट्स का, तो 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। ठीक है, 3 अंग हैं, 2 सदन हैं। संसद का बात किया जाए तो संसद का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 79 में। ठीक है, 79 में संसद का वर्णन किया गया है। उसके बाद राज्यसभा का 80 में और लोकसभा का 81 में। याद रखना है स, र और ल। ठीक है, स फॉर संसद, संसद का वर्णन है अनुच्छेद 79 में, र फॉर राज्यसभा, राज्यसभा का वर्णन 80 में, और ल फॉर लोकसभा जिसका वर्णन है अनुच्छेद 81 में। तो याद रखना है संसद के 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा। राज्यसभा जो है वो एक अस्थाई सदन है। ठीक है, अस्थाई सदन है राज्यसभा, वही लोकसभा अस्थाई सदन है। इसका प्रत्येक 5 वर्ष, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वही राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे संसद के बारे में पूछा गया था, संसद के अंग में सम्मिलित कौन है। तो ये हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। तो ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी। केवल 1, 2, 3 ऑप्शन हो जाएगा बी। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में पूछा गया है, निम्नलिखित कथन में असत्य कथन का चयन करना है, यानी कि कौन सा कथन रॉन्ग है, रॉन्ग स्टेटमेंट खोजना है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है, नहीं, यह बिल्कुल गलत है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति अंग होता है, उसी तरह राज्य विधानमंडल का अंग होता है राज्यपाल। तो यह कथन गलत है। नहीं होता है, नहीं होता है, राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग होता है। ठीक है, तो ये गलत है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, बिल्कुल अभी बतलाया गया। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। पीएम मेनली लोकसभा से के दल का नेता होते हैं। वही पीएम जो है वो राज्यसभा से भी चुने जा सकते हैं। पीएम राज्यसभा से भी चुने जा सकते हैं, तो किसी भी सदन से हो सकते हैं, या तो लोकसभा से या राज्यसभा से। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो ये पूछा गया था कौन सा असत्य है, तो ये असत्य है। नेक्स्ट है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के फैलाव के कारण हुआ था। तो भोपाल गैस त्रासदी, याद रखना है डेट, भोपाल गैस त्रासदी का यह हुआ 3 दिसंबर 1984 को। 3 दिसंबर 1984, जिसमें यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, MIC गैस का रिसाव हुआ था। डेट याद रखना है 3 दिसंबर 1984। एक याद रखना है चेरनोबिल दुर्घटना। ठीक है, चेरनोबिल दुर्घटना यह हुआ था वर्ष 1986 में, और यह हुआ था कहाँ, तो यह हुआ था यूक्रेन में होता है चेरनोबिल दुर्घटना। ठीक है, 1986 में इसी प्रकार का एक आपदा था, भोपाल गैस त्रासदी का ही लीक कांड था। ठीक है, चेरनोबिल दुर्घटना यह हुआ यूक्रेन में 1986 में। भारत में हुआ था 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी, और इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का लीक हुआ था। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। कहाँ महिलाओं का आरक्षण का प्रावधान कहाँ किया गया है, तो पंचायत में एवं नगर पालिका में, पंचायत एवं नगर पालिका में ऑप्शन हो जाएगा बी। 243 का डी पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, आरक्षण का वर्णन किया गया है 243 के डी में। याद कैसे रखेंगे, डिसेबल कौन है, तो यहाँ तो ऐसे है तो नहीं, लेकिन याद रखना है SC ST और महिलाओं को आरक्षण का वर्णन किया गया है 243 का डी में। ठीक है, तो पंचायती राज में एवं नगर पालिका में महिलाओं का आरक्षण है। और याद रखना है बिहार ने 50% आरक्षण दिया है। ठीक है, 50% आरक्षण दिया है पंचायती राज में। नेक्स्ट है,
भारत के विभिन्न धार्मिक समुदाय के लोग निवास करते हैं, उनके जनसंख्या अनुपात का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? तो अगर बात किया जाए भारत में रहने वाले धार्मिक समुदाय का, तो सबसे अधिक है वो है हिंदू, ठीक है, सबसे अधिक हिंदू, और हिंदू का परसेंटेज है वो है 79.8%, 79.8%। उसके बाद मुस्लिम, और मुस्लिम का परसेंटेज है वो है लगभग 14%, याद रखना है 14.2%। हिंदू, मुस्लिम के बाद याद रखना है क्रिश्चियन का परसेंटेज है वो है 2.3%। इसके बाद इंपॉर्टेंट है याद रखना, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। उसके बाद है वो है सिख, उसके बाद है बुद्ध, जैन, सिख, बुद्ध, जैन, ठीक है, सिख, बुद्ध, जैन। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए सिख, बुद्ध, जैन एक क्रम है, और ये है ईसाई यानी कि क्रिश्चियन। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ईसाई, सिख, बुद्ध, जैन। ईसाई का जो है परसेंटेज वो है 2.3, सिख का परसेंटेज 1.7%, बुद्ध का परसेंटेज है 0.7%, और जैन का परसेंटेज है 0.4%। कुछ इस प्रकार से याद रखना है। सबसे अधिक हिंदू, उसके बाद मुस्लिम, उसके बाद क्रिश्चियन जिसे ईसाई कहा जाता है, सिख, बुद्ध और जैन। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का अधिकार हमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त हुआ है? तो यह हमें प्राप्त होता है अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 के तहत। अनुच्छेद 21 का बात किया जाए तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का बात किया गया है अनुच्छेद 21 में, ठीक है। राज्यों के गठन से संबंधित है अनुच्छेद 2, और 19 के 4 में यह स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता भारतीय संदर्भ में कौन सा है? धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता वर्ड जो जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, ठीक है। इस वर्ड को जोड़ा गया, 3 शब्द जोड़ा गया था, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता एवं संप्रभुता। तो यह भारतीय संदर्भ में कौन सा है? तो राज्य का कोई धर्म से कोई भी लेना देना नहीं है, राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, धर्मनिरपेक्षता। राज्य धर्म को, सभी धर्मों को समान रूप से देखेगा, यानी कि राज्य का कोई धर्म से लेना देना नहीं होगा। ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट है, कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? 1960 में बंबई से अलग होकर महाराष्ट्र और गुजरात बना, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बना, यह गलत है, यह गलत हो जाएगा। नागालैंड राज्य का गठन 1963 में हुआ, ठीक है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में वजूद में है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो असत्य हो जाएगा, मणिपुर से नहीं बल्कि असम से हुआ था। शाह जांच आयोग गठित किस लिए किया गया था? शाह जांच आयोग आपातकाल के दौरान की गई गतिविधि के जांच हेतु शाह आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। आपातकाल कब आया? तो इंदिरा गांधी के समय में 25 जून 1975 को, ठीक है, 25 जून 1975 को लागू हुआ था। संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया गया 1975 से 1977 तक, ठीक है। 1975 से 1977 तक आपातकाल लगा इंदिरा गांधी के समय में, और उसी के गठन के समय जो हिंसा गतिविधियां हुई थी उसके जांच के लिए शाह जांच आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। तो आपातकाल के दौरान की गई गतिविधियों की जांच हेतु पिछड़ा जाति के पहचान हेतु दो पिछड़ा जाति से संबंधित याद रखिएगा 2 आयोग, एक मंडल कमीशन और एक काका साहब का लेकर आयोग, ठीक है। एक मंडल कमीशन और एक काका साहब का लेकर आयोग याद रखना है। राज्य पुनर्गठन आयोग से याद रखना है, राज्य पुनर्गठन आयोग से याद रखना है फजल अली आयोग, ठीक है। फजल अली आयोग का गठन राज्य पुनर्गठन से संबंधित था, फजल अली आयोग। नेक्स्ट है, भारत में संघात्मक व्यवस्था सर्वोत्तम रूप में किसके द्वारा परिलक्षित होता है? भारत में संघात्मक व्यवस्था सर्वोत्तम रूप में किसके द्वारा परिलक्षित होता है? अगर बात किया जाए संघात्मक व्यवस्था का, तो संघात्मक व्यवस्था किसे बोलेंगे? तो जो पावर होगा वो संघ में होगा, ठीक है, संघ में होगा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यानी कि कुछ छोटे छोटे, भारत में क्या है, छोटे छोटे राज्य हैं, और ये पावर देता है, राज्य अपना पावर देता है किन्हें? तो केंद्र को, ठीक है, केंद्र को पावर देता है, और ये केंद्र उसके अनुसार कार्य करता है। तो इसमें बतलाना ये है संघात्मक व्यवस्था में सर्वोत्तम रूप किसके द्वारा दिखता है, यानी कि संघात्मक शासन व्यवस्था का जो रूप है किस चीज़ में दिखाया गया है? तो 7वीं अनुसूची में देखेंगे तो 7वीं अनुसूची में क्या है? तो संघ, राज्य एवं संवर्ती 3 सूची का वर्णन किया गया है। संघ, राज्य और संवर्ती 3 सूची का वर्णन किया गया है, जिनमें अनेक विषय रखे गए हैं। जैसे संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय, राज्य सूची में
61 विषय एवं समवर्ती सूची में 52 विषय को रखा गया है, यानी कि विभिन्न विषय का बंटवारा विभिन्न का, तो ये किया गया है अनुसूची 7th में। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, 7वीं अनुसूची के द्वारा। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए कौन सा मापदंड सही नहीं है। पूछा गया है कौन सा मापदंड सही इनमें से वो नहीं है। तो क्या होना चाहिए, तो किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो, किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में कम से कम 5, यह गलत हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में कम से कम 5 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, यह गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति की दृष्टि में एक उपलब्धि प्रतिष्ठित न्यायविद हो, यह भी हो जाएगा। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए योग्यता क्या है, तो उच्च न्यायालय में यानी कि हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष तक वकालत कर लिया हो, या उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश बना हो, तो वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है मद्यपान तथा नशाखोरी पर प्रतिबंध संबंधी प्रावधान सम्मिलित है किस अधिकार कहाँ, तो यह वर्णन किया गया है नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व में मद्यपान और नशाखोरी पर प्रतिबंध, जैसे बिहार में शराबबंदी है 2016 से, तो इसी के तहत, और यह वर्णन है आर्टिकल 47 में। ठीक है, आर्टिकल 47 में वर्णित किया गया है डीपीएसपी के रूप में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर बात किया जाए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो यह लिया गया है आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड से। भाग कितना, तो भाग याद रखना है 4, भाग 4 कहाँ से, 36 से 51 तक, 36 से 51 तक वर्णन किया गया है। अगर बात किया जाए मूल अधिकार का, तो मूल अधिकार लिया गया है अमेरिका से। वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं, 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं, और यह लिया गया है भाग 3 में वर्णित है। भाग 3 में कहाँ से कहाँ तक, तो 12 से 35 तक, 12 से 35 तक मूल अधिकार का वर्णन किया गया है, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है मूल कर्तव्य। अगर मूल कर्तव्य का बात किया जाए, तो मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, वही सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे इसे लागू किया गया वर्ष 1976 में, और वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। 11वां मूल कर्तव्य याद रखना है 86वां संविधान संशोधन 86 CAA 2002 के तहत जोड़ा गया। 86 CAA के तहत 11वां मूल कर्तव्य, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्य लागू करने की सिफारिश की थी, बाद में 10 मूल कर्तव्य को लागू किया गया, एवं वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, तो सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है कौन सा राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है। बात किया जाए राज्यपाल का, तो राज्यपाल का राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि होते हैं। राज्यपाल राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि होते हैं। इनकी शक्तियां, तो महाधिवक्ता की नियुक्ति कर सकते हैं, राज्य विधानसभा को आहूत करना, स्थगित करना और भंग करना, यह सभी शक्तियां हैं। दंड के लिए क्षमा, विराम, परिहार प्रदान कर सकते हैं। राजनयिक और सैन्य शक्तियां राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। राजनयिक एवं सैन्य शक्तियां राज्यपाल को प्राप्त नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है, राष्ट्रपति को प्राप्त है राजनयिक एवं सैन्य शक्तियां। तो ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये वाला क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, तो गंगा के दक्षिण में सोन एवं इसके आसपास के क्षेत्र को मगध के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। मगध के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। रोहतास, जहानाबाद, गया, पटना वाला क्षेत्र के बारे में पूछा गया है, यह क्षेत्र मगध कहलाता है। किन स्थानों पर हड़प्पा नगर मिला है, तो सिंध, पाकिस्तान का सिंध प्रांत, गुजरात का याद रखना है, गुजरात से धौलावीरा, लोथल। ठीक है, धौलावीरा, लोथल, धौलावीरा जो यूनेस्को साइट्स में भी सम्मिलित किया गया। हरियाणा से याद रखना है राखी गढ़ी। ठीक है, राखी गढ़ी। ठीक है, राखी गढ़ी। राजस्थान से याद रखना है कालीबंगा, राजस्थान से कालीबंगा राजस्थान से, यह भी हड़प्पा स्थल है। पंजाब, भारत का पंजाब। अगर बात किया जाए हड़प्पा का, तो इसका आकृति त्रिभुजाकार था। त्रिभुजाकार आकृति 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला। अगर इसका चारों तरफ बाउंड्री देखें, तो दक्षिण में दाइमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर, उत्तर में मानदा और साउथ में सुतकांगडोर तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। हड़प्पा सर्वप्रथम खोजा गया नगर हड़प्पा था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। वही सिंधु नदी के तट पर खोजे जाने के कारण इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कही गई। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी।
और यह कैसा सभ्यता था? तो आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसका विस्तार भारत के कुछ क्षेत्र एवं पाकिस्तान के क्षेत्र जैसे सिंध का पाकिस्तान एवं भारत के गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यूपी तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुगल बादशाह में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? बात किया जाए मुगल बादशाह का, तो मुगल बादशाह जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी वो था जहांगीर। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी, ठीक है, तुजुक ए जहांगीरी लिखा, तुजुक ए जहांगीरी की रचना की जहांगीर के द्वारा, और यह फारसी भाषा में लिखी गई थी। अगर मुगलों की भाषा का बात किया जाए तो यह था फारसी। हालांकि बाबर जो है बाबरनामा लिखता है, बाबरनामा लिखता है और वो लिखता है और तुर्की भाषा में लिखा गया है बाबर के द्वारा। बाद में अनुवाद अब्दुल रहीम खाना के द्वारा इसे फारसी भाषा में किया गया था, ठीक है। अकबर नामा लिखा गया है अबुल फजल के द्वारा, ठीक है, अकबर नामा लिखा गया है अबुल फजल के द्वारा, अकबर नामा, अबुल फजल ने लिखा है अकबर नामा, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा बंगाल के नवाबों का सही काल अनुक्रम है? तो इसमें से काल अनुक्रम सही बतलाना है। तो सबसे बंगाल के संस्थापक मुर्शीद कुली खां के बाद है अलवर्दी खां और सिराजुद्दौला। तो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मुर्शीद कुली खां के बाद अलवर्दी खां और सिराजुद्दौला से याद रखना है। सिराजुद्दौला से एक था अलीनगर की संधि और 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध, ठीक है, प्लासी का युद्ध जो युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के बीच। नेक्स्ट है, गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक किनके द्वारा किया गया है? तो गुलामगिरी यह लिखा गया था ज्योतिबा फूले के द्वारा। ज्योतिबा फूले कौन थे? तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक हैं, ठीक है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक हैं ज्योतिबा फूले और उन्होंने बुक लिखा है गुलामगिरी। नेक्स्ट है, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था किसे? 1906 अगर बात किया जाए 1906 में, तो 1906 के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी। तो 1886, 1893 और 1906 में अध्यक्षता करते हैं नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता करते हैं और इसमें स्वराज्य प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है, स्वराज्य प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था। और 1906 में अगर बात देखें स्वराज का वर्ड का, तो यह सर्वप्रथम प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। वही 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया। 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया। बाद में स्वराज पार्टी का गठन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन होता है एवं 1920 के असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति की नारा का दिया था। 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का नारा दिया था। 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का नारा दिया था 1920 में असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन, 1906 में स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य घोषित किया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग किया गया उनके द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। एवं पूर्ण स्वराज का बात किया जाए तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और स्वराज पार्टी 1923 में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है 1939 में किसे ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया? ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष किन्हें चुना गया था? तो जवाहरलाल नेहरू को, JL नेहरू को, ऑप्शन हो जाएगा सी।
कौन सी लिपि अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई है? तो अशोक के अभिलेख में ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। ब्राह्मी, खरोष्ठी और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, कुषाण काल में निम्नलिखित में कौन से स्थान बुद्ध काल के महान केंद्र थे? तो वह था नागा अर्जुन कोंड एवं अमरावती। कुषाण काल होता है, सबसे प्रमुख शासक है वो है कनिष्क। इस समय में बुद्ध को भगवान का दर्जा दिया गया था। ठीक है, बुद्ध को भगवान माना गया कनिष्क के समय से। ठीक है, और उस समय बुद्ध कला का महान केंद्र था अमरावती एवं नागा अर्जुन कोंड। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, ए एवं बी। नेक्स्ट है कैलाशनाथ मंदिर का बोला गया है, सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। कैलाशनाथ मंदिर का बात किया जाए तो यह स्थित है कांचीपुरम में। कैलाशनाथ मंदिर से 2 याद रखिएगा, एक कैलाशनाथ मंदिर एलोरा में स्थित है, वही एक दूसरा कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम में, और यह है तमिलनाडु में। ठीक है, कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है कैलाशनाथ मंदिर। होयसलेश्वर मंदिर का बात किया जाए तो यह स्थित है हेलीबेड में होयसलेश्वर मंदिर स्थित है, और यह है कर्नाटक के हेलीबेड में स्थित है। और याद रखना है, होयसलेश्वर मंदिर यूनेस्को हेरिटेज साइट का 42वां स्थल बना है। 42वां बना है यूनेस्को हेरिटेज साइट का। भारत में यूनेस्को हेरिटेज साइट में 42वां स्थल घोषित किया गया है। 43वां वो है असम का मोइदम। ठीक है, जो अहोम साम्राज्य का कब्र स्थल है। ठीक है, राजवंश के दफनाने का किला था मोइदम, इसे 43वां घोषित किया गया है। 42वां है कर्नाटक का होयसलेश्वर। बृहदेश्वर मंदिर का बात किया जाए तो बृहदेश्वर मंदिर है तंजौर में, और गोमतेश्वर मंदिर है श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। गोमतेश्वर मंदिर श्रवणबेलगोला यह भी कर्नाटक में स्थित है। तो यहाँ से मिलाइए, कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम यानी कि 2, होयसलेश्वर मंदिर हेलीबेड यानी कि 2 और 4। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम, होयसलेश्वर मंदिर हेलीबेड कर्नाटक, बृहदेश्वर मंदिर तंजौर और गोमतेश्वर मूर्ति यह भी हो जाएगा कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में। नेक्स्ट है, चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? चंदावर का युद्ध, तो देखिए चंदावर का युद्ध यह 1194 में लड़ा गया। 1194 में पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गजनी के बीच लड़ा गया। तो यह हो जाएगा 1194 में पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गजनी के बीच। ऑप्शन हो जाएगा डी। रेशम बुनकर की श्रेणी का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? रेशम बुनकर की श्रेणी का अभिलेख यह मिलता है मंदसौर अभिलेख में। ठीक है, और इसके लेखक हैं यशोवर्मन। ठीक है, मंदसौर अभिलेख मंदसौर अभिलेख का संबंध है यशोवर्मन से। भीतरी स्तंभ अभिलेख का संबंध है स्कंदगुप्त से। भीतरी स्तंभ अभिलेख लिखा गया स्कंदगुप्त के द्वारा लिखवाया गया था। जूनागढ़ अभिलेख, इसमें एक झील है जूनागढ़ अभिलेख में याद रखना है, जूनागढ़ अभिलेख का संबंध है चंद्रगुप्त मौर्य एवं रुद्रदामन से। ठीक है, रुद्रदामन से इन्होंने वहाँ पे जूनागढ़ में सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार का वर्णन किया गया है। सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार का वर्णन किया गया है जूनागढ़ अभिलेख में। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिमी का विस्तार दिखाई पड़ता है, पश्चिमी तक विस्तार था, इसका प्रमाण मिलता है जूनागढ़ अभिलेख से। नेक्स्ट है, सूर्यास्त नियम का संबंध किस भूमि व्यवस्था से था? देखिए, भारत में ब्रिटिश शासन के समय में भारतीय क्षेत्र से टैक्स कलेक्ट करने के लिए 3 कानून लाए थे। प्रथम था वो है अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त जिसे इस्तमरारी बंदोबस्त के भी नाम से जाना जाता है, यह कुल भूभाग के 19% भूभाग पर लागू था। कुल भूभाग के 19% भूभाग पर लागू था अस्थाई बंदोबस्त, और इसे इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा गया। इसके अंतर्गत जमींदार को टैक्स कलेक्शन का अधिकार दिया गया, यानी कि कर वसूलने का अधिकार जमींदार को दिया गया। ये जमींदार को 10/11 भाग
कर वसूले गए राशि का 10/11 भाग उन्हें प्राप्त होता था एवं 10/11 भाग ब्रिटिश को देना होता था एवं 1/11 भाग इस जमींदार को प्राप्त होता था। 1/11 भाग जमींदार को, 10/11 भाग ब्रिटिश को प्राप्त होता था। इसमें बिचौलिए के रूप में जमींदार आए और इस समय जमींदार को यह बतलाया गया, कुछ दिन निश्चित होता था और उस निश्चित दिन के सूर्यास्त के पहले, उस निश्चित दिन के सूर्यास्त के पहले वसूले गए कर को ब्रिटिश के पास पहुंचाना होता था। यदि ऐसा करने में वे असमर्थ होते थे तो उनकी जमींदारी समाप्त हो जाती थी। तो इसे ही सूर्यास्त कानून बतलाया गया है और यह लागू था स्तंभरारी बंदोबस्त या अस्थाई बंदोबस्त में और लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा यह प्रारंभ किया गया था। याद रखना है क्या था, तो सूर्यास्त कानून है संबंधित अस्थाई बंदोबस्त को ही बतलाया गया है स्तंभरारी बंदोबस्त। इसमें क्या था, तो जमींदार को कर वसूलने का अधिकार था, जिसके अंतर्गत वसूले गए कर का 1/11 भाग जमींदार को प्राप्त होता था एवं 10/11 भाग वो ब्रिटिश को सौंपते थे। यदि जमींदार कुछ निश्चित दिन के पहले, वो निश्चित दिन जिसके सूर्यास्त के पहले वे वसूले गए कर को ब्रिटिश के पास पहुंचाने में असमर्थ होते थे, नहीं पहुंचा पाते थे, तो उस परिस्थिति में उनका जमींदारी समाप्त हो जाता था, जिसे सूर्यास्त नियम के नाम से जाना गया है। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। असहयोग आंदोलन यह 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया महात्मा गांधी के द्वारा एवं महात्मा गांधी ने इसमें 1 वर्ष में स्वराज प्राप्ति की नारा दी थी। 1 वर्ष में स्वराज प्राप्ति की नारा दी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हिंसक घटना हो जाने के कारण चौरी चौरा में पुलिस थाने को जला दिया गया, जिसके कारण महात्मा गांधी जी ने अहिंसक होने के कारण यह आंदोलन को स्थगित कर दिया। 12 फरवरी को यह आंदोलन स्थगित हो जाता है। तो यहाँ पे बतलाया गया है असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही नहीं है। फरवरी 1922 में हिंसा की एक घटना के कारण गांधी जी का असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा, बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन के कारण मार्च 1922 में गांधी जी को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, यह भी बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन में किसान, श्रमिक, कारीगर ने भाग नहीं लिया, यह सही नहीं है। ठीक है, जीडी बिरला ने राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया था, यह भी बिल्कुल सही है। भाग लिया था, ना कि नहीं लिया था। इसमें किसानों, श्रमिकों, कारीगरों ने भाग लिया था, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, वो सही नहीं है। नेक्स्ट है, 1896 ईस्वी में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। देखिए 1893 के शिकागो धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद भाग लेते हैं। बात किया जाए विवेकानंद का, तो इनका बचपन का नाम, विवेकानंद का बचपन का नाम है, वो है, एक मिनट, अगर बात किया जाए विवेकानंद का तो इनका बचपन का नाम है नरेंद्रनाथ दत्त। ठीक है, और इनके गुरु हैं, वो हैं रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के सम्मान में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 में की थी। ठीक है, विवेकानंद 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेते हैं। इसमें रामकृष्ण मिशन की स्थापना का उद्देश्य क्या था, तो भारत में पाश्चात्य शिक्षा एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। नेक्स्ट है, अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरने वाले महासागर को किस नाम से जाना जाता है, तो यह है दक्षिणी महासागर। आर्कटिक ऊपर वाला क्षेत्र कहलाता है आर्कटिक और दक्षिण वाला क्षेत्र कहलाता है अंटार्कटिक। तो अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर घेरने वाला महासागर है, वो है दक्षिणी महासागर। नेक्स्ट है, उच्च ताप एवं दाब के कारण कौन सी सेल कायांतरित सेल में परिवर्तित हो सकती है। देखिए यहाँ पे पूछा है कौन सी हो सकती है। उच्च ताप यानी कि टेम्परेचर अधिक एवं प्रेशर अधिक होने के कारण कौन सी चट्टान है वो कायांतरित चट्टान में परिवर्तित हो सकती है, तो यह आग्नेय सेल एवं अवसादी सेल दोनों हो सकते हैं, लेकिन मेनली अवसादी सेल ही होते हैं, आग्नेय भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ए एवं बी दोनों। किसका सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान है, तो वह है सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसे हम लोग टेबल साल्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, जिसे नमक बोला जाता है।
बृहत ज्वार आने की स्थिति क्या है, बृहत ज्वार कब आएगा, तो सन, ये हमारा है सन, ये है मून और ये है अर्थ, ठीक है। तो सॉरी, तो जब सन, अर्थ और मून, सन, अर्थ और मून यानी कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में आते हैं, तो उस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, यहाँ पे ये अर्थ है, ये सन है और यहाँ पे मून है। तो मून अपने तरफ खींचेगा और अर्थ अपने तरफ खींचेगा, तो इसके कारण जो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से होगा, सन, अर्थ, मून, ये नहीं, सन, अर्थ, मून। यहाँ से अर्थ पर के पूछा गया है बृहत ज्वार, बृहत ज्वार यानी कि जो ज्वार है बृहत कब होगा, तो अर्थ पर के ज्वार क्या होता है, तो पानी का ऊपर उठना, ठीक है, समुद्री लहरों का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है। और ये ज्वार ऊंचा कब होगा, तो जब यहाँ से वाटर को अधिक फोर्स से खींचा जाएगा, ठीक है, अधिक फोर्स से खींचा जाएगा तो अधिक ऊपर उठेगा। तो इस केस में ये हमारा दो केस बनता है, एक है यहाँ पे अर्थ, एक कुछ इस प्रकार से है, तो यहाँ पे ये सन है और ये मून है, एक ये केस है, एक ये केस है, यानी कि जब एक दूसरे के समकोण पे होगा तो लघु ज्वार का निर्माण करता है, जब समकोण पे होगा तो लघु ज्वार का निर्माण करेगा, क्योंकि यहाँ पे इस फोर्स यानी कि इस फोर्स के तुलना में यहाँ पे फोर्स कम लग रहा है, यहाँ 180 का फोर्स लग रहा है, वहीं यहाँ पे 90 डिग्री का फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगने के कारण बृहत ज्वार उत्पन्न होता है। सन, अर्थ और मून के बीच जब एक सीध में होते हैं तो बृहत ज्वार का उत्पन्न होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यवर्ती निम्न भूमि की प्राकृतिक वनस्पति कौन सी है, तो यह है प्रेरीज घास का मैदान, प्रेरीज घास का मैदान जो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। म्यांमार की सीमा से भारत के किन राज्यों को स्पर्श करता है, तो यह है अरुणाचल प्रदेश, कुछ इस प्रकार से है, अरुणाचल, नागा, मनी और मिजो। यहाँ पे ये पार्ट है अरुणाचल का, नागालैंड का, मणिपुर का और मिजोरम का, मणिपुर और मिजोरम। अराकान योमा पर्वत भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाती है। म्यांमार भारत का ही हिस्सा था। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 में म्यांमार को अलग कर दिया गया, 1937 में अलग हुआ म्यांमार। बर्मा कैपिटल है, यह रंगून। याद रखना है, पूछा गया है किन राज्यों को स्पर्श करता है, तो असम को नहीं, मेघालय एक हो जाएगा, त्रिपुरा भी नहीं, मिजोरम भी नहीं, मणिपुर, ठीक है, तो मेघालय और मणिपुर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा, सॉरी, अरुणाचल, नागा, मनी और मिजोपुर, मेघालय नहीं, मिजोरम और मणिपुर होगा। अरुणाचल, नागा, मनी और मिजो, तो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एवं अरुणाचल टच करता है। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल, तो यहाँ पे ऑप्शन है मिजोरम और मणिपुर, तो ऑप्शन हो जाएगा 4 और 5, केवल 4 और 5 बी। कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करता है, बिल्कुल सही है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, यह भी सही है। कोलंबो एक समुद्री पतन है, नहीं, कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है और पतन यह नहीं है जो श्रीलंका के, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। श्रीलंका का कैडी शहर बौद्ध मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, यह भी सही है, तो सी जो है वो गलत हो जाएगा। हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो सी, रॉन्ग पूछा गया था, तो ये हो जाएगा सी। हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय कहा जाता है, किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है, तो बृहद हिमालय या महान हिमालय को, बृहद हिमालय या महान हिमालय को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। बृहद या महान हिमालय, महान हिमालय, इसे हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी, जैंतिया, पहाड़ी। इस विभाजन का आधार क्या है, तो यहाँ के 3 पाए जाने वाली जनजातियों पे है, ठीक है, गारो, खासी एवं जैंतिया, गारो, खासी, जैंतिया, पहाड़ी, ठीक है, मेघालय के पठार। और यहाँ पे याद रखना है एक जगह है चेरापूंजी और मासिनराम। चेरापूंजी सबसे अधिक बारिश होती है,
नेक्स्ट है, इस नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी के मानसरोवर झील के निकट चेमाडोंगयुंग हिमनद से है। यहाँ से पूर्व दिशा में अनुदैर्ध्य रूप से बहती हुई नामचा बरवा शिखर के पास, नामचा बरवा यानी कि अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया में, नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर अंग्रेजी के यू आकार जैसा मोड़ बनाकर भारत में प्रवेश करती है। यह विवरण किस नदी के संदर्भ में है? तो यह है ब्रह्मपुत्र के बारे में बतलाया गया है। नामचा बरवा यह ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बतलाया गया। नामचा बरवा पर्वत से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, वहीं के पास से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग शीत ऋतु में होने वाले वर्षा के लिए उत्तरदायी है? पूछा गया है कौन सा कारण है जो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो यह है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। पश्चिमी विक्षोभ के कारण व्यक्ति वस्तु को कैसे देख पाता है? जब प्रकाश वस्तु पर पड़े एवं आंख की तरफ आए। तो जैसे यहाँ पे डार्क है, तो जैसे हम देखते हैं जब लाइट नहीं होता है तो हम वस्तु को देख नहीं पाते हैं, यानी कि हमें देखने के लिए क्या चाहिए? तो प्रकाश चाहिए। जब प्रकाश वस्तु पर पड़े, जैसे ये एक टेबल रखा गया है, तो यहाँ इसे हम कैसे देख सकते हैं? तो इस पे प्रकाश पड़ना चाहिए एवं रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक आना चाहिए, तब वस्तु को हम देख सकते हैं। तब जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ आए तब हम उस वस्तु को देख सकते हैं। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, अंतःश्वासित वायु तथा उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? अंतःश्वासित वायु कहने का मतलब है हम वायु जितना लेते हैं, तो हम वायु को तो पृथक करके लेते नहीं है, यानी कि जितना परसेंटेज है ऑक्सीजन का वही लेते हैं। और वर्तमान में ऑक्सीजन का परसेंटेज जो है वो है 21%। एटमॉस्फेयर में परसेंटेज ऑक्सीजन का है 21% उपलब्ध है। 21% हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते कितना है? तो कुछ यूज करते हैं और कुछ छोड़ते हैं। तो छोड़ते कितना है? तो 16.4% छोड़ते हैं। ठीक है, 16.4% छोड़ते हैं और 21% इनहेल करते हैं। इनहेल 21% और एक्सेल 16.4%। नेक्स्ट है, चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करता है? हार्ट बीट को मापने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है? स्टेथोस्कोप का। स्टेथोस्कोप का। ईसीजी हार्ट से ही संबंधित है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय की गति के जांच के लिए भी किया जाता है। इलेक्ट्रोइंसोफिलोग्राफी इसका संबंध है मस्तिष्क से। ठीक है, मस्तिष्क से संबंधित है इलेक्ट्रोइंसोफिलोग्राफी। नेक्स्ट है, कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? तो यह हो जाएगा घास, घास को खाएगा कीट, कीट को मेढक, मेढक को सर्प, सर्प को गरुड़। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, फूड चेन। नेक्स्ट है, कॉड लिवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। कॉड लिवर ऑयल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। कॉड लिवर तेल कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो मछली से प्राप्त किया जाता है। कॉड लिवर ऑयल यह कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो यह प्राप्त किया जाता है मछली से। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। कॉड लिवर ऑयल प्राप्त किया जाता है कहाँ से? मछली से। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए किण्वन, किण्वन से हो जाएगा। किण्वन का संबंध किससे हो जाएगा? किण्वन की खोज किसके द्वारा किया गया? तो लुईस पास्चर के द्वारा। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। चेचक के टीका की खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा एवं बेसिलस एंथ्रेसिस की खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा। तो ऑप्शन हो जाएगा 4, 3, 2 और 1। 4, 3, 2, 1 ऑप्शन हो जाएगा सी। सी का हो जाएगा 2, पेनिसिलिन का हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी का हो जाएगा 4, सॉरी 1 मिनट, पेनिसिलिन हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चेचक का टीका हो जाएगा एडवर्ड जेनर, किण्वन का खोज लुईस पास्चर के द्वारा, किण्वन का खोज लुईस पास्चर के द्वारा, बेसिलस एंथ्रासिस का खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा, यानी कि 3, 4, 2, 1 ऑप्शन हो जाएगा ए, 3, 4, 2, 1। किण्वन की खोज लुईस पास्चर ने, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने एवं बेसिलस एंथ्रासिस की खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई थी। ऑप्शन हो जाएगा ए। आग बुझाने वाले कर्मचारी के परिधान पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधी बनाते हैं। यह परत किसका होता है? अग्निरोधी बनाने के लिए किस चीज का परत चढ़ाया जाता है? तो वह हो जाएगा मेलामाइन का। ठीक है, मेलामाइन का ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है, कौन सी परत भूस्पंदन के लिए उत्तरदायी है? देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, कुछ इस प्रकार से ये पूछा गया है, भूकंप से रिलेटेड है, वो है भूकंप से पूछा गया है, भूकंप के बारे में। तो कुछ इस प्रकार से हमारा अर्थ होता है, देखिए ये हमारा है क्रस्ट,
ये हमारा है, ये पोर्शन जो है वो कहलाएगा क्रस्ट, ये जो है वो है क्रस्ट, यहाँ से यहाँ तक ये है मेंटल, और ये वाला पोर्शन कहलाता है कोर। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। यहाँ पे पूछा गया है पृथ्वी कई परत में बटी है, कौन सी परत भू स्पंदन के लिए जिम्मेदार है? तो यह हो जाएगा मेंटल। ठीक है, मेंटल प्रवर यहाँ पे जो है लिक्विड स्टेट में है, यहाँ पे जो वस्तु है, पदार्थ है, वो लिक्विड स्टेट में है, और यहाँ पे धाराएं के रूप में यानी कि करंट के रूप में ये फ्लो हो रहा है, लिक्विड स्टेट में है, और जहाँ पे टकराता है वहीं पे बाहर की ओर यानी कि ज्वालामुखी और भूकंप का कारण बनता है, वो बनता है आपका मेंटल। ठीक है, वो बनता है आपका मेंटल के कारण ही बनता है। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ से एक प्रमुख क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्रस्ट और मेंटल के बीच, यहाँ से याद रखिएगा, को न रेप्टी, गुटेनबर्ग, और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा लेहमान। ठीक है, यहाँ पे असंबद्धता पूछा जाता है। ठीक है, असंबद्धता पूछा जाएगा। ये है हमारा अपर क्रस्ट और ये है लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। ठीक है, अपर कोर और लोअर कोर पूछा जाएगा। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच कौन सा असंबद्धता है? तो यह है कोनेरोड असंबद्धता। ठीक है, यह है कोनेरोड असंबद्धता। लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच है, वो है महो असंबद्धता। ठीक है, लोअर क्रस्ट अपर मेंटल के बीच है महो असंबद्धता। अपर मेंटल और लोअर मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच है रेप्टी असंबद्धता। ठीक है, और लोअर मेंटल और अपर कोर, लोअर मेंटल और अपर कोर के बीच है गुटेनबर्ग असंबद्धता, गुटेनबर्ग असंबद्धता। वही अपर कोर और लोअर कोर के बीच है लेहमान असंबद्धता। इसे याद कैसे रखेंगे? तो याद रखना है कोन मारे गुलेल। ठीक है, कोन मारे गुलेल याद रखिएगा। यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन, एक बार एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है, आगे भी पूछा जा सकता है, प्रत्येक एग्जाम में लगभग रहता है। कोन मारे गुलेल, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है, कोनेरोड, माहे, रेप्टी, गुटेनबर्ग और लेहमान असंबद्धता, क्रम याद रखना है। यहाँ सिर्फ इतना पूछा गया था कि भू स्पंदन के लिए कौन सा जिम्मेदार है, अर्थ का कौन सा लेयर जो है वो भू स्पंदन यानी कि भूमि का हिलना यानी कि भूकंप के लिए जिम्मेदार है, तो वह है मेंटल। ठीक है, मेंटल यानी कि प्रवार, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है पौधे के तनों की परिधि में वृद्धि किसके कारण होता है? पौधे के तना पूछा गया है, पौधा, ये एक पौधा है, इसका ये स्टेम है, तो इसमें वृद्धि यानी कि ये मोटाता किसके कारण होता है? तो पार्श्व विभाज्योतक के कारण। पार्श्व विभाज्योतक, शीर्ष विभाज्योतक के कारण क्या होता है? इसकी लंबाई में वृद्धि होती है। शीर्ष विभाज्योतक के कारण आगे की ओर बढ़ेगा, शीर्ष की ओर बढ़ेगा यानी कि आगे की ओर बढ़ेगा यानी लंबाई बढ़ेगा। पार्श्व के कारण ये मोटा होता है। ठीक है, पार्श्व विभाज्योतक के कारण इसका मोटापन होता है, ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कौन सा युग्म रबी और खरीफ की फसल का सही युग्म है? तो रबी, गेहूं एक रबी फसल है और धान वो है खरीफ फसल, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। जल की कठोरता के लिए कौन सा उत्तरदायी है? तो यह है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम, ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कौन सा आहार नल का सबसे लंबा भाग है? आहार नल का सबसे लंबा भाग वो है क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत। ठीक है, 3 भाग होते हैं, जेजुनम, डेड्यूनम, जेजुनम और इलियम। डेड्यूनम, जेजुनम और इलियम 3 पार्ट्स होते हैं छोटी आंत के, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, देखिए 2 अभिक्रिया है, एक है संलयन, ठीक है, एक है संलयन, वही दूसरा है विखंडन। संलयन एवं विखंडन। संलयन का बात किया जाए तो इसमें 2 नाभिक मिलके एक बड़े नाभिक का निर्माण करेंगे, 2 या 2 से अधिक, 2, 3 यानी कि छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करेंगे, तो यह कहलाएगा संलयन। वही अगर बात किया जाए एक बड़े नाभिक टूटकर छोटे छोटे नाभिकों में विखंडित हो जाते हैं, तो ये टूटते हैं और उच्च ऊर्जा मुक्त करते हैं, जिसे कहा जाता है विखंडन। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया था हाइड्रोजन बम, तो हाइड्रोजन बम यह अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है।
नेक्स्ट है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम किस ब्लॉक के तत्व है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम, तो याद रखना है हाइड्रोजन, लिथियम, हेलिना का रब से फरियाद, यानी कि यहाँ पे पूछा गया था कैल्शियम और मैग्नीशियम के बारे में, तो यह सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, कुछ इस प्रकार से। तो यह है सेकेंड एलिमेंट का और यह ग्रुप जो है वो है एस ग्रुप का, ठीक है। यह ग्रुप जो हो जाएगा वो हो जाएगा एस ब्लॉक का, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कौन सी ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन, ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों हो तो उसे कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन दोनों हो तो वह अभिक्रिया कहलाता है रेडॉक्स रिएक्शन। उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहेंगे? तो जिसमें उष्मा हमें लगेगा, यानी कि हमें देना होगा, हीट देना होगा तो उसे कहेंगे, हीट देना होगा तो उसे कहेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया। वही हमें हीट प्राप्त होगा, यानी कि प्रोडक्ट के रूप में ये होता है रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक, और ये रिएक्ट करके बनाता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट के रूप में जब हमें हीट प्राप्त होगा तो इसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी समझ में आ गया। रेडॉक्स वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो तो उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला निम्नलिखित त्वचा को आरोही क्रम में जाना है, तत्व को आरोही क्रम में सजाना है, सबसे अधिक कौन सा हो जाएगा, उसके बाद कौन? तो यह हो जाएगा बढ़ते क्रम में बतलाया गया है। तो बढ़ते क्रम का इनमें से सही क्रम है वो हो जाएगा कार्बन सबसे अधिक, उसके बाद नाइट्रोजन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, तो ऑप्शन हो जाएगा डी मैग्नीशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन और सबसे अधिक है वो है कार्बन। निम्नलिखित युग्म पर विचार करें। कंकाल पेशी, कंकाल पेशी कैसा होगा? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पूछा गया है इनमें से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है। देखते हैं कंकाल पेशी, कंकाल पेशी में ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक यह नहीं है। अंतरंग पेशी, ऐच्छिक पेशी, हृदय पेशी, ऐच्छिक पेशियाँ यह अनैच्छिक होता है। तो न तो एक, न दो और न ही तीन सुमेलित है, कोई भी सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ओम के नियम के संबंध में कौन सा कथन विकल्प सही है? ओम का नियम जो कंडक्टर पे ही लागू होता है, यानी कि चालक पे डिपेंड कर, सुचालक पदार्थों के लिए ओम का नियम लागू होता है। और यह बतलाया गया यदि तापमान कांस्टेंट हो तो वोल्टेज प्रोपोर्शनल होगा, वो करंट के प्रोपोर्शनल होगा। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा, यानी कि जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो आएगा कांस्टेंट R और वो बराबर होगा V इक्वल टू IR के, ठीक है। और याद रखना है यह अर्धचालक के लिए लागू नहीं होता है, ओम का नियम अर्धचालक पे लागू नहीं होता है। ओम का नियम का संबंध है V इक्वल टू IR से, ऑप्शन हो जाएगा ए। कुछ ग्राफ इस प्रकार से होगा। कौन सा विकल्प तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम दिखाता है? तो यह हो जाएगा गामा किरणें, उसके बाद एक्स अवरक्त और रेडियो तरंग, ऑप्शन हो जाएगा बी गामा, एक्स अवरक्त और रेडियो तरंग। नेक्स्ट है डीएनए निम्नलिखित में कौन सा क्षार नहीं होता है? डीएनए में बेस अगर बात किया जाए तो एडानिन, थाइमिन, साइटोसिन पाया जाता है। यूरासिल वो पाया जाता है आरएनए में, आरएनए में यूरासिल आ जाता है, ऑप्शन हो जाएगा डी। यूरासिल आरएनए में आता है, ना कि डीएनए में। जब प्रकाश के पथ पर अपारदर्शी अत्यंत छोटी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ जाता है, ठीक है। जैसे ब्लेड है, पतला है, यहाँ पे यह मुड़ जाता है। प्रकाश के इस प्रभाव को क्या कहते हैं? तो यह कहलाता है व्यक्तीकरण, सॉरी प्रकाश का विवर्तन यानी कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। एक है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एक है इंटरफेरेंस यानी कि व्यक्तीकरण, इंटरफेरेंस अपवर्तन यानी कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय या तो अभिलंब की ओर भागेगी या अभिलंब के दूर, ये डिपेंड करता है मीडियम पे। परावर्तन एक माध्यम से परावर्तन यानी कि कुछ इस प्रकार से जो पढ़े थे, परावर्तन का नियम, प्रकाश जब चमकीली सतह पे पड़ती है तो परावर्तित हो जाती है, जिसे परावर्तन कहते हैं। इसमें दो नियम है, अपवर्तन में भी दो नियम है। व्यक्तीकरण यानी कि इंटरफेरेंस यानी कि सुपर इम्पोज होने की घटना, कुछ इस प्रकार से। व्यक्तीकरण जब मुड़ जाता है तो उसे व्यक्तीकरण कहा जाता है।
नेक्स्ट है प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति कैसी है। तो प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति न तो कण के समान है और न ही तरंग के समान है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, नहीं कण के समान नहीं तरंग के समान। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के शिलान्यास समारोह के दौरान किस पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती मनाई गई। तो अटल बिहारी वाजपेयी की, अटल बिहारी वाजपेयी की। भारत के किस देश के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास साइक्लोन 2025 10 फरवरी 2025 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ। तो साइक्लोन होता है भारत और मिस्र के बीच, भारत और मिस्र के बीच। माधव राष्ट्रीय उद्यान जिसे मार्च 2025 में टाइगर रिजर्व घोषित किया मध्य प्रदेश के किस जिला में स्थित है। तो यह शिवपुरी जिला में स्थित है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला में। मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किए गए मिशन ऑपरेशन ब्रह्मा का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑपरेशन ब्रह्मा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भूकंप के बाद म्यांमार को राहत सहायता पहुंचाना, भूकंप के बाद म्यांमार को राहत सहायता पहुंचाना। अप्रैल 2025 में संसद के बजट सत्र के दौरान मध्य रात्रि में गर्मा गर्म बहस के बाद कौन सा प्रमुख विधेयक पारित हुआ था। तो वह था वक्फ संशोधन विधेयक 2025। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के बारे में बताया गया है। वक्फ क्या होता है। तो एक भूमि होता है जो यदि कोई मुस्लिम अपने भूमि को वक्फ घोषित कर दिया जाता है तो अब उस पर अधिकार उस चैरिटी का होता है। गीता और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किस तारीख को सम्मिलित किया गया। तो 17 अप्रैल 2025 को, 17 अप्रैल 2025 को। कैलाश मानसरोवर यात्रा 30 जून 2025 से फिर से शुरू होगी। तीर्थयात्री चीन में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे का प्रयोग करेंगे। तो यह होगा किस दर्रे से जाकर हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर सकते हैं। तो वह है लिपुलेख दर्रा का, ऑप्शन हो जाएगा सी। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनका हाल ही में कार्यकाल मार्च 2027 तक बढ़ाया गया है। मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वी अनंत नागेश्वरन, बी अनंत नागेश्वरन, ऑप्शन हो जाएगा सी। बजट 2025 के अनुसार अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में कितने अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए जाएंगे। तो लगभग 50,000, ऑप्शन हो जाएगा सी, लगभग 50,000। 1 फरवरी 2025 को मुंबई में आयोजित बोर्ड के वार्षिक समारोह में बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो सचिन तेंदुलकर को, सचिन तेंदुलकर को। 22 जनवरी 2025 को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। 22 जनवरी 2015 को प्रारंभ हुआ था, 22 जनवरी 2015 को प्रारंभ हुआ। अभी हाल ही में इसका 10वां वर्षगांठ मनाया गया। 4 अप्रैल 2025 को छठा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। बिमस्टेक शिखर सम्मेलन इसका आयोजन कहाँ किया गया। 4 अप्रैल 2025 को। तो बैंकॉक थाईलैंड में, बैंकॉक थाईलैंड में, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है। ऑप्टिकल फाइबर जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करता है, इसके आविष्कारक है नरेंद्र सिंह कपानी, नरेंद्र सिंह कपानी। चार्ल्स बेबेज का बात किया जाए तो कंप्यूटर का खोज किए थे चार्ल्स बेबेज, कंप्यूटर का खोज किए थे चार्ल्स बेबेज। नरेंद्र सिंह कपानी ने ऑप्टिकल फाइबर की खोज की। 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। तो यह कहलाता है संधि, संधि कहलाता है 2 वर्णों का मेल, और विच्छेद कहलाता है 2 वर्णों के पृथक होने की क्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। आजन्म में कौन सा समास है। आजन्म, यह हो जाएगा अव्ययीभाव समास, ऑप्शन हो जाएगा डी। ग्रीनपीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। तो द्वितीय विश्व युद्ध समय है 1939 से 45 तक, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है लघु पतन के समय क्या होता है। लघु पतन यानी कि शॉर्ट सर्किट पूछा गया है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है। तो विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। I इक्वल टू होता है I इक्वल टू V/R, ठीक है। I इक्वल टू हो जाएगा V/R। ये R का वैल्यू 0 हो जाता है, R का वैल्यू 0 हो जाता है शॉर्ट सर्किट के समय। R का वैल्यू यानी कि रेसिस्टेंस का वैल्यू ये हो जाएगा, रेसिस्टेंस का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि I का वैल्यू इनफाइनाइट, यानी कि विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो ये हो जाएगा, बढ़ जाएगा, विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है नागालैंड में, नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल। हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन क्षेत्रों पर पड़ा था। तो हरित क्रांति 1967 में प्रारंभ हुआ, जिसमें खाद्यान्न में वृद्धि देखी गई, मुख्य रूप से गेहूं एवं जौ पे। जिसमें प्रभावित क्षेत्र रहा वो है पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। श्रम बल जनसंख्या में किस आयु वर्ग के लोगों को गिना जाता है, शामिल किया जाता है। तो 15 से 59 वर्ष के आयु को श्रम बल में सम्मिलित किया जाता है, 15 से 59 वर्ष। नेक्स्ट है औपनिवेशिक काल में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में संलग्न जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रों को घटते क्रम में लगाइए। तो यह हो जाएगा कृषक क्षेत्र, कृषक के बाद हो जाएगा विनिर्माण, और तृतीय हो जाएगा सेवा क्षेत्र। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, कृषक क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र।
कथन एवं कारण पर विचार करना है। भारत सरकार ने 1990 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। तो 1990 नहीं बल्कि 1991 में घोषणा की गई थी। 1991 में न्यू एलपीजी पॉलिसी लाया गया था। एलपीजी पॉलिसी वर्ष 1991 में आया। वित्तीय संकट के समय विश्व बैंक और आईएमएफ द्वारा वित्तीय सहायता उदारीकरण और निजीकरण की शर्तों पर दी गई थी। तो यह भी सही है, यानी कि ए गलत है, ए गलत है, परंतु आर जो है वो सही है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष किया गया? WTO। इसका गठन गैट के स्थापना, गैट के जगह पे 1995 में किया गया। गैट के स्थान पे GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के जगह पे WTO का स्थापना किया गया। हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा, हेडक्वार्टर है जिनेवा, और इसका कार्य है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुलभ बनाना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुलभ बनाना। 1995 में इसका स्थापना किया गया। चूज द एप्रोप्रिएट फेमिनिन ऑफ फॉर्म ऑफ हॉर्स। घोड़े का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो हॉर्स का हो जाएगा, वो हो जाएगा मेयर। ठीक है, हॉर्स का हो जाएगा मेयर, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है फाइंड आउट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इनमें से कौन सा है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा? द थिएटर वाज engulfed in the darkness। तो यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा डार्कनेस। विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट अ प्लूरल। कौन प्लूरल नहीं है? बेबीज प्लूरल है, बेबी का। सिटीज प्लूरल है, सिटी का। बोट्स प्लूरल है, बोट का। न्यूक्लियस प्लूरल नहीं है, न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी, न्यूक्लियस नहीं बल्कि न्यूक्लियाई। कवि प्रिय की रचनाकार कौन है? कवि प्रिय के रचनाकार कौन है? तो कवि प्रिय लिखा गया केशव दास के द्वारा। ठीक है, केशव दास के द्वारा। बैडमिंटन के खेल में महिलाओं के लिए कौन सा कप या ट्रॉफी दिया जाता है? तो उबेर कप का संबंध है महिलाओं को दी जाने वाली बैडमिंटन के क्षेत्र में ट्रॉफी से, उबेर कप। यदि ये घन का आयतन 1728 है, यानी कि एल क्यूब का वैल्यू दे दिया गया है, एल क्यूब का वैल्यू दे दिया गया है 1728, तो एल का वैल्यू हो जाएगा 12। और पूछा गया है घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 6L², यानी कि 12 12 144 गुने 6, यानी कि ये हो जाएगा 4 6 24, 6 चौका 24, 25 26, 6 कम 6 2 8, यानी कि 864। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है अगर विक्रय मूल्य की कीमत 4 गुना हो, यदि विक्रय मूल्य की कीमत 4 गुना हो और लाभ लगभग 6 गुना हो तो प्रारंभिक लाभ बना लीजिएगा, ऑप्शन आ जाएगा 150। नेक्स्ट है एक राशि पर प्राप्त किया गया साधारण ब्याज राशि का 25/36 है, तो 25/36 यानी कि 5/6 हो जाएगा। रूट अंडर करेंगे तो जब कब संख्या ब्याज की वार्षिक दर के बराबर है, यानी कि वर्ष की संख्या, यानी कि टी जो बराबर है वो आर के बराबर है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से 5/6 गुने 10 कीजिएगा और कैलकुलेट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा 8.33%। 3 यहाँ से 5/6 इंटू 100 को लिख सकते हैं 10 बराबर आर, और यहाँ से आ जाएगा 50/6 यानी कि 8.33%। नेक्स्ट है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस बी, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, कट के आंसर जो होगा वो हो जाएगा 2। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए माइनस बी स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab कैंसिल होगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप आपका ये हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे का कैंसिल होगा, बचेगा वो होगा 2। नेक्स्ट है ए बी सी का रेशियो दिया गया है, a/b b/c c/a का रेशियो निकाल देना है। 2/3 2/3 3/4 और 4/2 दिया गया है। ठीक है, c/a। ये नीचे का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 12, सभी में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू 12, तो 3 चौके 12 यानी कि 4 गुना का 8, 4 तिया का 12, 3 तिया का 9 और 2 छक्का 12, यानी कि 6 चौका 24, यानी कि जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 8 9 और 24। नेक्स्ट है 96 अनुक्रम 7 10 13 का कौन सा पद 151 है? तो tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, tn का वैल्यू दे दिया गया है 151 बराबर
ए का वैल्यू दे दिया गया है 7 प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू हमें पूछा गया है n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 3, डी होता है कॉमन डिफरेंस 10 माइनस 7 यानी कि 3, 151 में से 7 तो ये हो जाएगा 144, 144 बटा 3 बराबर हो जाएगा n माइनस 1, 3 चौके 12, 3 8 के 24, 48 और n बराबर हो जाएगा इस प्रकार से प्लस में 1 यानी कि 48 प्लस 1 49, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 16 आदमी 15 दीवार को 45 दिनों में पेंट करते हैं। 16 आदमी हैं, 45 दिन लगा रहे हैं और 15 दीवार है। पूछा क्या गया है, तो 20 आदमी हैं, 20 दीवार है, कितना दिन में पेंट करेंगे, तो 20 बटा 20 यहाँ से 15 या 45 यानी कि x का वैल्यू 48, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है x प्लस 1/x बराबर 4 दिया गया है। x प्लस 1/x का वैल्यू दिया गया है 4, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो कुछ इस प्रकार से, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x, तो 2 लिख सकते हैं, इक्वल टू 4 जा 16 हो जाएगा और 16 माइनस 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 में से 2 यानी कि 14। अब हमारा वैल्यू आ गया 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू आ गया 14। फिर से इसे स्क्वायर करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा ये x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स टू द पावर 4, ये कुछ और 14 का स्क्वायर करेंगे तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा, वो हो जाएगा 196। अब ये कैंसिल होगा, 196 माइनस का 2 होगा तो यह हो जाएगा 196 माइनस 2, तो हमें बचेगा 194, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है यदि किसी भिन्न के अंश में 60% की वृद्धि और हर में 40% की वृद्धि की जाए तो परिणामी भिन्न का मान 16/63 है। x है, इसके अंश में 60% की वृद्धि कर दिए, हर में 40% की वृद्धि कर दिए, तो परिणामी भिन्न 16/63 हो गया। कुछ इस प्रकार से काट दीजिए, इधर हो जाएगा 14 और नीचे में हो जाएगा 16, ठीक है, कैंसिल, 7 दूनी की 14, 7 9 के 63 यानी कि 2/9, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है 10 5x माइनस 10 का वैल्यू दिया हुआ है इक्वल टू cot 5y माइनस 20 का 10 5x माइनस 10 है, 5x माइनस 10 इक्वल टू दिया है cot 5y माइनस 20, तो इसे लिख सकते हैं 10 90 माइनस 5y प्लस 20, 10 90 माइनस थीटा cot थीटा हो जाएगा, 10 से 10 कटेगा यानी कि 5x माइनस 10 बराबर 5x माइनस 10 बराबर 90 माइनस 5y माइनस 20। तो पूछा गया है x प्लस y का वैल्यू, यानी कि 5x प्लस 5y यहाँ से आ रहा है 90 माइनस 20 तो 70, 70 प्लस 10 80, यानी कि 5 कॉमन अगर लेते हैं तो x प्लस y बराबर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 80, 5 से 16 बचे 80, यानी कि x प्लस y का वैल्यू कितना, ये हो जाएगा 16। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने देखा बिहार पुलिस जो आगामी होने वाला एग्जाम है उसका 100 क्वेश्चन ज्ञान बिंदु का। तो चलिए वीडियो को इसी के साथ समाप्त करते हैं। आप लोगों ने, अधिकतर लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो को यहीं पे करते हैं।